हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में। देखिए, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो वो सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मैं सारी आज के सेशन में कवर कर दूंगा, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ना कोई आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। वो सारा काम मेरा है, नहीं तो फिर आपको कोर्स लेने का कोई मतलब ही नहीं है। और मैंने देखा आज की डेट में बहुत सारे टीचर्स हैं जो आधा अधूरा पढ़ा रहे हैं या फिर वो चीज़ें करवा ही नहीं रहे जो एग्जाम में सच में आ रही हैं। तो आज आपको वो सब चीज़ें हम करवाएंगे। जब आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, और ये करने के बाद जब आप क्वेश्चंस भी लगाएंगे एग्जाम में तो आपके लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। और कुछ लोग पूछते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, तो हमने एमसीक्यू आपको हिंदी में अलग दे रखे हैं और इंग्लिश में अलग दे रखे हैं। प्लीज़ उनको इंटरमिक्स मत किया करो। कई लोग को लगता है कि एक ही शीट में दोनों होंगे। एक ही शीट में नहीं है, हिंदी वाले अलग दे रखे हैं, इंग्लिश वाले अलग। बीओडी 1 में जाके देख लेना, वहाँ से दिख जाएंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ महाजनपद तो ऐसे थे जो कि थे मोनार्कियल, और कुछ ऐसे थे जो कि थे गणसंघ या फिर ओलिगार्चिक। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कि ये जनपद है कितने थे। टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है दोस्त। तो 16 महाजनपद में से कुछ ऐसे हैं जो मोनार्कियल है, का मतलब है कि जहाँ पे जो वर्चस्व है या फिर जहाँ पे अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी, वो एक राजा है, उसको बोलते हैं मोनार्की। ठीक है दोस्त। अब ये जो मोनार्की है ना, एक्चुअली में ये कुछ नहीं है। ये राजा को उस टाइम पे लोगों को ना ऐसे परोसा जाता था जैसे भगवान हो। तो ब्राह्मण जितने भी लोग थे, ये सब राजा को इसी तरीके से प्रस्तुत किया करते थे लोग के सामने कि ये राजा ही तुम्हारा भगवान है, इसी को पूजो तुम, और जो ये है ये सुप्रीम अथॉरिटी है। इस तरीके से जो है लोगों को एक तरह से आप समझिए कि अंधविश्वास में डाला जाता था, जबकि राजा के अंदर कोई खास बात होती नहीं थी। होता वो इंसान ही था, लेकिन उसको भगवान का दर्जा दे दिया जाता था। और इवन भगवान का नहीं, उसको ईश्वर का दर्जा दे दिया जाता था। अगर आप टू बी प्रिसाइज मैं बोलूँ तो आप सोच रहे हो कि ईश्वर और भगवान में फिर अंतर क्या है, ऐसा भी क्या डिफरेंस आ गया। तो अंतर बहुत है भाई मेरे। एक्चुअली में जब आप पौराणिक टेक्सचर्स को पढ़ेंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि जो ईश्वर है ना, उसका आदि है, ना अंत है, ना शेप है, ना वॉल्यूम है, ना कोई डायरेक्शन है, कुछ भी नहीं है, ना वेट है। तो ईश्वर वो है। ठीक है। तो वो निराकार है, अनादि है। तो कहने का मतलब हर जगह पे विद्यमान है। लेकिन वहीं पे अगर भगवान की बात की जाए तो पौराणिक समयों में देखिए कि कोई धन्ना सेठ भी होता था तो उसको भी भगवान बोल देते थे, या फिर कोई प्रेस्टिजियस पर्सन होता था। जैसे मान लो कि आज की डेट में कोई बोलते कि सचिन यू आर माई गॉड, है ना, यू आर माई गॉड फादर। इसका ये कतई मतलब नहीं कि सचिन भगवान है ना, किसी ने उसको भगवान के तुलनीय बना दिया, यानी कि रिस्पेक्ट देने के लिए उसको कहा है, ना कि ये बोल दिया कि तुम भगवान हो सच में, है ना। तो वो दैट डजंट मेक सेंस। तो वो अलग बात है कि कोई किसी की पूजा करी जाए ना, पागल की तरह अंधविश्वास करी जाए, तो वो उसका तो कोई इलाज है नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भगवान अगर रियलिटी में आप देखेंगे तो वो है, वो सुप्रीम पर्सन है, जिसको एक तरह से ईश्वर ने यहाँ धरती पे भेजा है अपना ही एक रूप बना के, आप ये भी कह सकते हैं। और वो भगवान जो है एक तरह से खुदा का बंदा है, जो एक नेक व्यक्ति है, और उसकी वैल्यूज़ और वर्चू जो बहुत हाई है। बस इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। समझ गए। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो मोनार्की है, तो बहुत सारे मैक्सिमम में आप देखेंगे कि मोनार्की ही रहेगी, और वही राजा जो है बैठा रहेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, यानी वंशवाद जो है यहाँ पे चला के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई दूसरा भी बन जाए। और इस चीज़ को जो तोड़ा था ना, वो नंदों ने आके तोड़ा था बाद में। तो ये जो है यही एक खेल है ना, कि जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटी है उसको कौन ब्रेक कर रहा है आकर बाद में, नंद डायनेस्टी के महापद्मानंद कर रहे हैं। और क्षत्रियों और ब्राह्मणिकल जो जितनी भी सोसाइटी, दोनों का ही अंत किया उन्होंने, है ना। और फिर जो है उसके बाद धनानंद भी आया। और अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे तो आपको वो भी सब सही लगने लग जाएंगे, है ना। तो वो एक अलग किस्सा है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे आगे चल के। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि मोनार्की हो गया जहाँ एक राजा है, और ओलिगार्चिक या फिर गण संघ का मतलब आपको समझना चाहिए। गण संघ का मतलब ही ये है कि जहाँ पे कुछ लोग मिलकर एक पूरे के पूरे एरिया पे राज कर रहे हैं, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं है। ये हो सकता है 25-30 लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, सबको अलग अलग पावर दे दी जाएगी, लेकिन पूरे का पूरा एक कलेक्टिव ग्रुप है नोबल पीपल का जो उस जगह पे राज कर रहा है। ठीक है दोस्त। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि सिल्वर और कॉपर के जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉइन्स कह लीजिए, या और भी जगहों पे जो है इन धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। और साथ में आप देखिए कि यहाँ का जो मेन और पावरफुल, सबसे पावरफुल महाजनपद है वो है मगध। मोस्ट पावरफुल,
मोस्ट पावरफुल था और सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो मगध से ही ऑपरेट होती थी। ये कहाँ पे था? एक तरह से बिहार में कह लीजिए। और पावरफुल इसलिए था भाई मेरे, आप देखिए कि जैसे नेपाल को कोई भी फतेह नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहाड़ियों से घिरा पड़ा है ना, हिमालयों से घिरा पड़ा है, तो कैसे फतेह हो जाएगा? ऐसे यहाँ पे जो मगध है, ये राजगृह जो यहाँ पे जगह है, वहाँ पे ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसको फतेह करना अपने आप में बहुत मुश्किल था। इस वजह से कोई अगर चाहे भी मगध को फतेह करना, तो वो एक बहुत बहुत टीडियस वर्क था, है ना, कोई शायद उस चीज़ में घुसना ही नहीं चाहेगा। तो इस वजह से जो है इसको बहुत हेल्प मिली मगध को इस चीज़ की, और फिर इसने जो है अपना धीरे धीरे वर्चस्व मेंटेन किया। और हम आगे चलकर अब जितने भी राजा भी देखेंगे ना, तो मैक्सिमम हम जो है मगध की ही पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, अगर मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो। इसके अंदर देखिए कि जो सेनानी होता था उसको सेनापति बोला करते थे, पुरोहित को पुजारी, और अमात्य को अमात्य ही बोला करते थे। अमात्य एक तरह से महामंत्री टाइप मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे राज्य हैं। अच्छा, एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, जो आज की डेट में पाकिस्तान के एरिया में पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में पढ़ रहे हैं, एक है गांधार और दूसरा है कंबोज, ठीक है दोस्त। यानी आज की डेट में ये जो है हमारे भारत के अंदर नहीं पढ़ रहे। पहले जब पाकिस्तान अफगानिस्तान तक भारत होता था, पूरा खंड भारत, तो तब तो ये भारत का ही पार्ट थे। पर अब कैसे बोले, है ना, बीच में वो पाकिस्तान अपना डंडा लेके बैठा है, उधर अफगानिस्तान अपना पंगे लेके बैठे हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा सा समझिए कि ये हमें उस एंगल से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो गांधार वाले लोग हैं, इन्होंने क्या है, इन्होंने पर्शियंस की हेल्प की थी। उनको सैनिक भी प्रोवाइड किए, असला बारूद भी प्रोवाइड किया अगेंस्ट ग्रीक्स। ये याद रखिएगा, पेपर में ये सवाल आ चुका है। क्यों? आप देखो कि क्या इधर वाले लोग जो हैं, मत्स्य वाले, अवंती वाले, वत्सा वाले, मगध वाले, क्या ये इनकी सहायता इधर वाले लोग की कर सकते हैं? आप मेरे को खुद बताओ, पर्शिया फारस जो है वो इस तरफ है, तो भैया इधर के ही लोग जो है फारस की हेल्प कर सकते हैं, ना कि इधर के। ये आपको एक कॉमन सेंस है। अगर ये चाहेंगे नहीं तो ये मगध वाले कहाँ से घुस के उधर चले जाएंगे उनकी हेल्प करने? वो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरीके से सारा सिस्टम था। और साथ में देखिए कि ग्रीक्स कहाँ थे? ग्रीक्स तो और उधर से जो है यहाँ पे इस तरफ आ रहे थे। जैसे सिकंदर था तो वो एक ग्रीक था, सेल्यूकस निकेटर भी ग्रीक था, है ना। तो वो हम आगे चल के देखेंगे भी कि ग्रीक्स यहाँ पे बार बार आ रहे थे, बार बार आक्रमण भी कर रहे थे। स्पेशली आप देखिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पहुंचेंगे तो उसका तो सेल्यूकस निकेटर के साथ पूरा का पूरा लड़ाई हो रही है, तभी तो हेलेना के साथ शादी हो रही है ना। तो कहने का मतलब है कि ग्रीक्स जो है पंगा लेने के लिए बार बार आ रहे थे भारत के अंदर भी। तो ये हो गया। और यहाँ पे मेन आप देखिए कि जैसे पांचाल को याद करना है तो पांचाली द्रौपदी से याद हो जाएगा, है ना। पांचाल नरेश जो उसके पापा है, तो वहाँ से याद हो जाएगा। कुरु जो है कौरव पांडवों से आपको याद हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हस्तिनापुर है, ये इंद्रप्रस्थ है। फिर इधर देखिए ये मत्स्य राज है, फिर इधर अवंती है, ऐसी नीचे अश्माका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मगध पड़ता है और मगध के राइट में अंग पड़ता है। अंग से आप वो जो अंगराज कर्ण है जो है ना, सूतपुत्र कर्ण, जो वहाँ से आप याद रख सकते हैं। फिर इधर वृजी पड़ता है, इधर मल्ला पड़ता है, इधर कोसला पड़ता है। ये कुछ चीज़ें हैं, है ना, जो मेरे को बतानी थी आपको। और ये जो है पूरा गंगा का एरिया हो गया, इधर यमुना का एरिया हो गया। तो ये आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर के अंदर क्या होता है, ये जो यमुना दिख रही है आपको, यमुना, है ना, तो पांचाल जो है ना, पांचाल जो है 2 भागों में बटा हुआ है ये पूरा पांचाल। जैसे मान लो कि अगर ये यमुना है तो ये यमुना रिवर है, यमुना, तो एक पांचाल तो इस तरफ है और एक पांचाल इस तरफ है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि यमुना के दोनों तट पे कौन सा महाजनपद था, तो यमुना के इधर भी पांचाल है और इधर भी पांचाल है, वो एक नॉर्थ साउथ में ये डिवाइडेड है। आप बस ऐसे समझ लेना, ठीक है। ये यमुना है तो इधर भी पांचाल और इधर भी पांचाल, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये यमुना, इधर भी पांचाल, इधर भी पांचाल, ऐसे इस तरीके से समझ लीजिएगा। नॉर्थ साउथ में है ना, नॉर्थ साउथ में डिवाइडेड है वो। बाकी आप देखिए ये जो टेबल है ना, ये आपको याद रखना है। मेरी तरफ मत देखिए, टेबल की तरफ देखिए। ये पेपर में सीधा आता है और इसके बारे में देखिए जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे मगध की कैपिटल पूछ लेगा, ये बार बार पूछा गया है। और सबकी कैपिटल तो वैसे वो नहीं पूछता है, लेकिन पूछ भी सकता है। अब जैसे वो वैशाली की कैपिटल भी पूछ रखी थी, ये विभाजी की कैपिटल उसने पूछ रखी थी कि वैशाली है ना, तो सीधा पूछ रखा था। ऐसी मगध की जो है गिरिवराज या फिर राजगृह भी बोल सकते हैं, और बाद में इसकी कैपिटल आगे चल के पाटलिपुत्रा बनी थी, लेकिन शुरू में यही थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें करंट लोकेशन पूछ लेते हैं कई बार पेपर में, हालांकि इसके चांसेस थोड़े से कम है
क्योंकि ये जो है ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एग्जाम, जैसे सीडीएस में पूछ सकता है, एसएससी में थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन अब पूछ लिया तो क्या करोगे। तो एक आइडिया होना चाहिए आपको कि भैया ये पटना और बिहार के एरिया के आसपास में है, मतलब अगर आपने स्टेट भी याद कर ली तो आपका काम हो जाएगा। ऐसी अंग जो है, अंग की राजधानी चंपा या चंपानगरी बोल सकते हैं, और ये भी बिहार के एरिया में ही पड़ता है। फिर काशी तो आपको पता ही है कि भैया काशी तो यूपी में पड़ता है ना, और वाराणसी जो है उसकी कैपिटल हुआ करती थी। इसके बाद जो कोसला है इसकी कैपिटल होती थी श्रावस्ती, और ये भी यूपी में पड़ता है। फिर आगे आता है मल्ला। मल्ला जो है इसकी कुशीनगर होती थी, या फिर उसको पावा भी बोल देते हैं, और ये भी अगेन यूपी के अंदर पड़ रहा है। फिर जो कुरु है, अब देखो कुरु के अंदर कई बार क्या है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसकी ना 2 कैपिटल्स बनती हैं। कुछ टेक्स्ट में आपको हस्तिनापुर देखने को मिलेगा, कुछ में इंद्रप्रस्थ देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन के अंदर जब पेपर के अंदर आएगा तो दोनों नहीं ही होंगे, कोई एक ही होगा, तो वहां से आपको जज करना इजी रहेगा। दोनों पास पास ही है, कोई दूर भी नहीं है। तो जो हस्तिनापुर है इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा, इसको मैं फिर भी स्टार मार्क करता हूं। अगर दोनों कभी पेपर में आ जाए तो आप हस्तिनापुर को मार्क करके आ जाना। और हस्तिनापुर कौन सा एरिया है आज की डेट में, हरियाणा और दिल्ली वाला है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इस एरिया को आप मेजरली मार्क करेंगे। और इंद्रप्रस्थ का एरिया मेरठ और दिल्ली वाला, तो ये कोई ज़्यादा दूर दूर नहीं है, बिल्कुल जुड़े हुए एरिया है। तो कुरु में अगर कभी ये दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो हस्तिनापुर मार्क कर देना, नहीं तो वैसे तो मुझे लगता है कि कोई एक ही ऑप्शन में आएगा। फिर ऐसी छेदी का देखिए, तो छेदी का है शुक्तिमता या सुक्तिमता भी बोल सकते हैं, ये बुंदेलखंड का रीजन हो गया। ऐसी पांचाल का एरिया भी मैं आपको दिखा के आया हूँ, तो इसकी अहिछरता और काम्पिल्या ये दोनों इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये हो गया रोहिलखंड का एरिया यानी कि वेस्टर्न यूपी। फिर सुरसेना जो है, सुरसेना कहाँ पे, ये देखिए आप, सुरसेना ये रहा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको सुरसेना। तो शिवसेना मतलब लेना, सुरसेना या शुरसेना कह लीजिए। तो शुरसेना जो है ये मथुरा के आसपास का एरिया है, तो मथुरा तो यूपी में पड़ता है, ये पता ही आपको। मत्स्य जो है ये विराटनगर हो गया, है ना, ये विराटनगर वही जैसे आप याद रख सकते हैं जहाँ पे पांडव छिपे थे एक तरह से अपने वनवास के टाइम में। तो ये अलवर जयपुर के आसपास का एरिया, जयपुर बहुत बड़ा है तो वहाँ पे अलवर जयपुर के आसपास का है ना, राजस्थान के एरिया, बेसिकली राजस्थान बहुत बड़ा है और वहाँ पे अलवर और जयपुर के आसपास का एरिया हो गया ये। फिर अवंती जो है ये मालवा, उज्जैन और महेशमती जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी, और ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए। उज्जैन में अगर मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर एक मेन मंदिर पूछा जाए तो आज की डेट में महाकाल का मंदिर है, भगवान शिव का, बहुत फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर गंधार जो है, गंधार कहाँ पे पड़ रहा है, मैंने बोला ना आपको कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ रहा है, तो इसकी तक्षशिला थी, और ये देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में है ये। फिर कंबोज की बात करते हैं तो इसकी राजापुर या हटाका है, और ये अगेन ये भी कहाँ पे पड़ रहा है, ये भी पाकिस्तान वाली साइड में, या फिर कश्मीर और पाकिस्तान दोनों का एक मिश्रण कह लीजिए, वहाँ पे पड़ रहा है। फिर ऐसी अश्मिका या असमाका, अब ये इसकी देखिए राजधानी जो है कई जगहों पर अलग अलग लिखा होता है ये सेम ही जगह है। पोडाना भी लिख सकता है वो, पटाली भी लिख सकता है, प्रतिष्ठान भी लिख सकता है और पैथान भी लिख सकता है। आप कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि आपने रश्मिका मंदाना को पटा लिया, तो फिर ऐसे करके याद कर लीजिए जो आपका दिल करता है ना। तो ये अश्मिका हो गया तो आप रश्मिका समझ लीजिए, और ये पटाली है ना, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं जो आप जिस तरीके से रखना चाहिए। अच्छा ये कौन सी नदियों के बीच में, तो नर्मदा और गोदावरी के किनारे पे है, ये पेपर में सीधा आ सकता है। इसके अलावा वत्सा जो है, वत्सा की राजधानी है कौशंबी, और ये कहाँ पे है, ये आलाबाद मिर्ज़ापुर के अंदर। अब ये कुछ ऐसे आप समझ लीजिए कि मिर्ज़ापुर देखिए अभी अभी आया है ना, तो अगला सीज़न भी आ गया, और उसके अंदर आप मान लीजिए कि मुन्ना भैया ये बोल रहे हैं कि वत्स मेरे लिए एक मौसम्बी लाई जाए, तो बस वहाँ से आपको ये याद रहेगा, आज के बाद भूलोगे नहीं कि वत्स जो है उसकी है कौशंबी राजधानी। और किसने बोला वत्स मेरे लिए मौसम्बी लाया जाए, मौसम्बी कौशंबी है ना, तो वो मिर्ज़ापुर के मुन्ना भैया ने बोला। इसके बाद जो वाजी है, वाजी की जो कैपिटल है वो वैशाली है, वी से वाजी, वी से वैशाली, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये भी अगेन बिहार के अंदर ही पड़ रहा है। वाजी को विरिजी भी बोल देते हैं कई बार, तो कंफ्यूज मत करना। ये हिंदी वालों के लिए मैंने लिख दिया है, तो हिंदी वाले बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हिंदी वाले के लिए भी पूरा इंतजाम कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए अगेन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये देखिए जैसे ये कुरु है, तो कुरु के यहाँ पे देखिए इंद्रप्रस्थ पड़ता है और इस तरफ हस्तिनापुर पड़ता है, ठीक है। ये पांचाल हो गया, और पांचाल के अलावा ये सुरसेना हो गया, मत्स्य हो गया, ये मोटे मोटे तौर पे वैसे मैं बता ही चुका हूँ। अब इसको थोड़ा सा इसके पॉइंट्स के साथ करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा मोस्ट पावरफुल ये जो है ये है मगध, और ये देखिए इसकी कैपिटल राजगृहा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस यहाँ से कनेक्ट करता हुआ बताता हूँ, ठीक है। काशी वॉज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स,
तो काशी जो है वो बनारस के एरिया के आसपास पड़ता है, तो काशी जो है ये कहीं इस तरफ के एरिया में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इस एरिया के अंदर जो है आपको काशी देखने को मिलेगा। तो यहाँ की जो है कॉटन टेक्सटाइल जो है उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करती थी। इसके अलावा जो चंपा है, चंपा वाज नोटेड फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये जो चंपा है, ये यहाँ पे कैंपा लिखा होगा या चंपा लिखा होगा, ये रहा अंग के अंदर चंपा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये भी ट्रेड के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसके अलावा वाजी जो है ये एक कॉन्फिडरेसी थी 8 क्लैंस की। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि कुछ जगहें ऐसी थी जो ओलिगार्ची थी, यानी कि जहाँ पे कुछ लोग मिलके उसको चला रहे थे। अब ये जगहें आपको याद रख लेनी है। 3 जगहों के नाम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक है वाजी, दूसरी है मल्ला और तीसरी है असाका या अशमाका। ये 3 जगहें जो थी इनको आप रिपब्लिक बोल सकते हैं। पेपर में सीधा सवाल आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा रिपब्लिक है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये 3 याद रख लीजिए, यही मेन है। इसके अलावा जितनी भी है वो मोनार्की है, यानी कि वहाँ पे राजा रूल कर रहा था। और इन 3 जगहों पे रिपब्लिक यानी कि जैसे एक तरह से लोगों द्वारा चुने गए नोबल लोग कह लीजिए, या जैसे भी रिपब्लिक का यही मतलब होता है ना। जैसे आज की डेट में मान लो कि हम बोले कि देश को कौन चला रहा है, और हम क्या बोलेंगे, पूरी कैबिनेट चला रही है। कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा, पूरी कैबिनेट चला रही है, क्योंकि उन सबको हमने सेलेक्ट किया है। वैसे ही आप समझ लीजिए इनको, ठीक है भाई। तो वाजी मल्ला शाखा कहाँ पे है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप देखिए यहाँ पे ये आपको मल्ला दिखाई दे रहा है, और वाजी, ये वरिजी और वाजी एक ही बात है, ये वाजी हो गया, और असाका और अशमाका ये है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 ऐसे हैं, अशमाका, मल्ला और वाजी। तो वाजी, मल्ला, अशमाका जो है ये तीनों के तीनों, अशमाका इस तरफ है और वाजी और मल्ला तो पास में ही है। तो ये तीनों जो है रिपब्लिक है। इसके अलावा सारे क्या है, मोनार्की हैं। इसके बाद बुद्धा जो है उनकी जो डेथ होती है वो कुशीनगर के पास होती है। तो यहाँ पे देखिए कुशीनगर कहाँ पड़ रहा है, ये देखिए ये रहा कुशीनगर, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा मैं इसको इधर नीचे को करता हूँ, तो ये रहा, ये जो है ये आपका कुशीनगर का एरिया हो गया, ठीक है दोस्त। तो इस तरफ जो बुद्धा की डेथ होती है, अपने आखिरी के दिनों में वो यहीं थे। फिर इसके बाद जो है मैंने बताया कि पांचाल जो है वो नॉर्दर्न और साउदर्न पांचाल के तौर पे डिवाइडेड था, और जो नॉर्दर्न पांचाल था उसकी राजधानी थी अहिछत्रा, और ऐसी साउदर्न पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्या, ठीक है दोस्त। तो ये इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कुरु राष्ट्र में भी इसी तरीके से उन्होंने कोई डिवीजन कर रखी हो, इसीलिए 2 जगह उनकी लिखी हुई राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, तो वो हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। और इसके अलावा मगध जो है, कई बार पूछ लेते हैं कि मगध जो है कौन सी नदी के तट पे है। तो मगध जो है 2 नदियों से घिरा हुआ है, एक है गंगा और दूसरी है सोन, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अंगुत्तर निकाय है ये एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर ये डिस्क्राइब्ड है कि 16 महाजनपद थे उस टाइम पे। तो ये हमें बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स या बुद्धा की या फिर बुद्ध धर्म की किताबें जो हैं वहाँ से भी देखने को मिलता है कि 16 महाजनपद उस टाइम पे हुआ करते थे। और गंगा जो है मगध जो है वो गंगा और सोन रिवर के तट पे था। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विराटनगर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये वही जगह थी जहाँ पे पांडव छुपा करते थे, है ना। वो अपना उस टाइम की बात अब याद कीजिए जब इनको वनवास हो गया था, है ना, और उसमें इनको अपना भेष बदल के रहना था। 1 साल का वनवास ऐसा था कि जिसमें अगर पकड़े गए तो पूरा का पूरा वनवास दोबारा झेलना पड़ेगा, है ना। तो जिसमें अपने आप आइडेंटिटी को छुपा के रखना था, तो ये विराटनगर में ही रहे थे। इसके अलावा जो मथुरा है दैट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ 2 फेमस ट्रेड रूट्स। तो मथुरा जो है वो 2 फेमस ट्रेड रूट्स पे है, एक है उत्तर पथ और दूसरा है दक्षिण पथ ट्रेड रूट, ठीक है भाई। इसके बाद जो कंबोज हैं, कंबोजाज वर रिगार्डेड एज अनकल्चर्ड बाय द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। जैसा कि मैंने बताया कंबोज जो है कहाँ पड़ रहा है, इधर मैंने बताया था ना गांधार और कंबोज पड़ रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान वाले एरिया में। तो आप समझ लीजिए कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अनकल्चर्ड हैं, वहाँ से आपको इसका याद रहेगा। तो कंबोजों को एक तरह से ब्राह्मणों ने बोला है कि भैया ये लोग जो थे बिल्कुल ही अनकल्चर्ड थे, इनको सभ्यता बिल्कुल ही नहीं थी। उसके बाद जो बुद्धा है उन्होंने अपने आप को कोसला बोला है। कहाँ पे बोला है, मझिमा निकाया एक ग्रंथ है इनका, उसके अंदर इन्होंने खुद को कोसला बोला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सीधा पूछेगा कौन से ग्रंथ में, तो आपने बोलना है मझिमा निकाया में। इसके अलावा काशी जो है
यहाँ पे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बहुत बड़ा बना था बाय द टाइम ऑफ बुद्धा के टाइम के आसपास की बातें हैं। इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल जो आपसे पूछ सकता है, इसको स्टार भी मार्क कर लीजिए, वो है टैक्स से रिलेटेड कि भाग जो होता था ये कौन सा टैक्स होता था और इसका रेट क्या होता था। तो भाग जो है ये फार्मर से लिया करते थे और ये जो टैक्स होता था ये 1/6 होता था, 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। अच्छा, इसको कैश में भी लिया जा सकता था और काइंड में भी लिया जा सकता था, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते थे, कैश और काइंड। और एक चीज़ बता दूं कि जो सिर्फ यही टैक्स नहीं होता था, लेबरर से क्या लिया जाता था। जैसे आप देखिए कि आर्टिसन है, कोई आर्टिसन है, मान लो दरी बनाने वाला है, तो उससे क्या है, लेबर फॉर्म में भी टैक्स होता था। जैसे कि आप समझिए कि 30 दिन वो काम कर रहे है ना, 30 दिन वो दरियां बुन रहा है, लेकिन एक दिन वो दरी जो है राजा के लिए बुन दे, तो एक दिन पूरी की पूरी लेबर जो है वो उसने पूरी लगा दी राजा के लिए, तो वो भी हो गया है ना। तो ये हो गया एक तरह से लेबर की फॉर्म में टैक्स, पैसा नहीं लिया राजा ने, उसकी लेबर ले ली, ये समझो। फिर इसके बाद जो है आयरन की माइंस मिली हैं झारखंड में। अब ये जो झारखंड, तो आज की डेट में, पहले ये क्या हुआ करता था, बिहार और झारखंड पूरा एक साथ ही हुआ करता था, लेकिन 2000 के अंदर क्या है कि यहाँ बिहार के अंदर से ही झारखंड को एकदम बाहर कर दिया गया, कार्व आउट कर दिया गया, तो झारखंड अलग हो गया और बिहार अलग हो गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले बिहार, बंगाल, झारखंड ये सब ऑलमोस्ट जुड़ी हुई स्टेट्स होती थी सबसे पहले, शुरुआत में, बिल्कुल शुरू में। तो ये तो अब की डेट में जो है कि बिहार अलग है, झारखंड अलग है, बंगाल अलग है, तो वो आज की डेट में है, पहले ऐसा नहीं होता था। और यहाँ से ही देखिए कि आयरन माइंस मिली हैं और यहीं पे जो है हमें मगध किंगडम का पूरा राज देखने को मिलता है। इसके अलावा एक सवाल अभी तक रिंग वेल्स के ऊपर जो है अभी तक नहीं आया है, रिंग वेल्स के ऊपर, ये मुझे लगता है कभी भी आ जाएगा पेपर के अंदर। तो ये क्या है, रिंग वेल क्या होते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते थे महाजनपदों में, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर देते कि शायद पानी वगैरह के लिए होते होंगे, लेकिन पानी के लिए नहीं होते थे। दे हैज़ बिन यूज एज ए ड्रेनेज एंड गार्बेज डंप्स। ठीक है, तो कूड़ा करकट और जो ड्रेनेज है ना, वो उसके लिए ये यूज़ हो रहे हैं, नालियों के लिए यूज़ हो रहे हैं। गलती से भी इसको रिंग वेल को वो मत समझ लेना। एक्चुअली मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दूँ तो अगर आपको याद हो तो आज से 15-20 साल पहले की बात है ना, कि लोग क्या किया करते थे, उससे पहले सब लोग यही किया करते थे। ठीक है, कि अपने घर के बिल्कुल बाहर एक बहुत गहरा कुआं खोदा करते थे, और जो पोटी होती है, पोटी के लिए ही वो खोदा करते थे। तो जो घर में जो शीट रखते थे, वो शीट की डायरेक्ट लाइन दे देते तो कुएं में, और उस कुएं के अंदर बहुत सारे अमरूद वगैरह डाल देते ताकि कीड़े पैदा हो जाएं और वो उस पोटी को खाते रहें और वो भरे ना कभी भी, है ना। और फिर उसको ऊपर एक सीमेंट का जो है ढक्कन रख के बंद करके और ऊपर से फिर बिछा देते थे ईंटें। तो ऐसे किया जाता था, तो आप वैसे ही समझ लीजिए इसको रिंग वेल के तौर पे। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए, मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है महाजनपद के बारे में। अब तो इसके बाद क्या है कि हम अलग अलग राजा के बारे में जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हमें चीज़ें क्लैरिटी होंगी। तो मेन जो महाजनपद को मेरे को ओवरव्यू देना था वो यही है, इसके अलावा आपको और कुछ करने की अलग से ज़रूरत महाजनपद के अंदर नहीं है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जितने भी लोगों, भाई मेरे, आपसे रिक्वेस्ट है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐप को 5 स्टार रेटिंग दीजिए और अपने पॉजिटिव कमेंट दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में पता लगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। और कोई कंटेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन सब की PDF भी डलवा दूंगा जो आप रीड कर पाएंगे अपने फ़ोन के अंदर, और दूसरा बुक के अंदर से, जो हमारी बुक ऑलमोस्ट रेडी ही है, तो उसके अंदर से आप पूरे का पूरे इस टेक्स्ट को पढ़ भी पाएंगे। आपको कोई भी अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, बाय बाय।